राम राम, जय श्री राम। स्वागत है अशोका ज्योतिष देव दर्शन की आज के वीडियो में। तो आज मित्रों हम बात करने वाले हैं ग्रहों की दृष्टि एस्पेक्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे 7 ग्रह होते हैं। सूर्य, हमारे 7 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एंड शनि। तो इन सभी की दृष्टियां जो होती हैं, सभी की अपने घर से 7वें घर पर दृष्टि रहती है। मतलब अपने से 7वें घर पर ये अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। अगर मैं मानूं कि मेरी ये जन्म कुंडली है, तो अगर सूर्य यहां पर बैठा है, तो जहां पर बैठा है वहां पर तो उस घर में तो सूर्य का प्रभाव रहेगा ही, लेकिन अपने से 7वें घर 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर पर भी पूर्ण दृष्टि रहेगी। तो इसकी जो दृष्टि है वो अपने से 7वें घर, अपने से सामने वाले घर पर भी रहेगी पूर्ण, जो कि उस पर 100% अपना इफेक्ट डालेगा। तो सूर्य अगर इस घर में बैठा हुआ है तो इस भाव पर अपने पूरे प्रभाव डाल रहा है, और जिस 7वें घर को वो देख रहा है उस पर भी वो अपने प्रभाव डाल रहा है। तो अगर यहाँ पर सूर्य शुभ है तो यहाँ पर शुभ प्रभाव डालेगा, यहाँ पर सूर्य अशुभ बैठा हुआ है तो यहाँ पर अपने अशुभ प्रभाव डालेगा। ऐसे ही सभी जितने भी ये ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सबकी अपने से सप्तम दृष्टि होती है, चाहे वो कहीं पर भी बैठे। अब सूर्य अगर यहां पर ना बैठकर, इस घर में ना बैठकर इस घर में बैठे हुए हैं सूर्य ग्रह, तो यहां से काउंट कीजिए, जहां से जिस घर में ग्रह बैठा हुआ है वहां से फर्स्ट काउंट करना है, पहला घर। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो इस घर पर रहेगी, 8वें घर पर। तो सेकंड हाउस में सूर्य का प्रभाव है और 8वें घर पर सूर्य का प्रभाव है। तो ऐसे ही ये सातों ग्रहों की अपनी दृष्टियां, 7वीं दृष्टि अपने से सामने वाले घर पर होती है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही होती है, जो उसके सप्तम हाउस पर अपने से अपना प्रभाव छोड़ता है। अब बात आई कि इन सब पर तो साथ साथ सबकी सप्तम दृष्टि है ही, एक दृष्टि सबकी है, लेकिन 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको एडिशनली 2 दृष्टियां और मिली हुई हैं। जैसे मंगल, मंगल को 4th और 8th, मंगल को सप्तम दृष्टि के अलावा चतुर्थ भाव पर और अष्टम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि का अधिकार है। तो मंगल जिस भी घर में बैठा है उस घर को प्रभावित करेगा, प्लस में 3 घर, 2 घर और 4th, 7th और 8th इनको प्रभावित करेगा। ऐसे ही गुरु को सप्तम के अलावा 5th और 9th दृष्टि मिली हुई है, और ऐसे ही शनि को 7th के अलावा 3rd एंड 10th दृष्टि मिली हुई है। तो शनि को 3 दृष्टियां, गुरु को 3 दृष्टियां और मंगल को 3 दृष्टियां। तो अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर यहां पर बैठे हुए मंगल ग्रह, तो इनकी पहली दृष्टि कौन सी होगी? 7th, जो कि एकदम सामने, यहां पर दृष्टि इनकी जाएगी। अगर हम कहें तो इनकी जो आईज की दृष्टि गई वो यहां पर चली गई, सप्तम भाव में चली गई है। प्लस में 4th हाउस में जाएगी, 1 2 3 4, एक दृष्टि इनकी 4th हाउस में जाएगी, और एक दृष्टि जाएगी अष्टम में, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दृष्टि चली गई यहां पर 8। तो 4th हाउस पर, 7th हाउस पर एंड 8th हाउस पर दृष्टि चली गई। तो ये इसकी दृष्टि है। अब चाहे मंगल कहीं पे भी बैठा होगा, वहीं से उसकी दृष्टि घूमेगी। अब आप उदाहरण के लिए लीजिए कि मंगल अगर यहां पर ना बैठकर
मंगल यहां पर बैठा हुआ है मंगल ग्रह, तो यहां से अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि गई थी इस घर पर। तो जहां पर भी जो ग्रह बैठा हुआ है वहां से दृष्टि काउंट करनी है, ना कि पहले से नहीं करनी है। जहां पर जो ग्रह बैठा हुआ है वहां से 7 गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th दृष्टि गई 12th हाउस में। चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि गई नवम हाउस में। और 8वीं दृष्टि 7 और 8, 8वीं दृष्टि गई फर्स्ट हाउस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे मंगल की 6th घर में बैठा है, यहां पर अपने प्रभाव छोड़ेगा। यहां से चौथे घर पे अपनी दृष्टि डालेगा तो 9वें घर को भी प्रभावित करेगा। यहां से सप्तम दृष्टि 12th हाउस में डालेगा तो 12th हाउस को प्रभावित करेगा। और यहां से अष्टम दृष्टि लग्न भाव पर डालेगा तो लग्न को प्रभावित करेगा। मतलब मंगल इस जातक को 4 तरीके से प्रभावित कर रहा है, अपनी 3 दृष्टियों से और एक जहां पर बैठा है वहां से। अब ऐसे ही गुरु, गुरु की भी 3 दृष्टियां हो गई। तो गुरु की पंचम सप्तम और नवम, तो गुरु अगर यहां पर बैठा है तो सबसे पहले तो सप्तम दृष्टि तो सबकी होती है, जहां पर भी बैठा है उसके बिल्कुल अपोजिट में। तो 7वीं दृष्टि इस घर में चली गई। दूसरी दृष्टि कौन सी होती है? 5th, इसका भी 100% रिजल्ट होता है। जैसे सप्तम को देख रहा है वैसे ही अपनी 5th दृष्टि से देखेगा। तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि दूसरे घर पर चली गई। और नवम दृष्टि 7वीं यहां पर है, 8वीं और 9वीं, तो 9वीं दृष्टि चली गई यहां पर। तो अब आपको बताता हूं कि 3 घरों को प्रभावित किया और एक जहां पर है वहां पर। तो गुरु, जैसे हमने पहले देखा था, गुरु एक शुभ ग्रह है, इसको बेनिफिक बेनिफिक ग्रह माना जाता है, इसमें शुभता ज्यादा है। तो गुरु जहां पर बैठता है वहां की तो बढ़ोतरी करता ही करता है, लेकिन उसकी दृष्टियां जहां पर पड़ती हैं वो गंगा जल के समान मानी जाती हैं, कि गुरु की जहां जहां दृष्टि पड़ रही है उस भाव के शुभ गुणों को बढ़ा देता है। तो इस मामले में गुरु बृहस्पति ग्रह हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जहां पर बैठा है वहां की बढ़ोतरी कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर उसकी दृष्टियां जा रही हैं उन पर तो ये मान के चलिए कि वो अमृत की वर्षा कर रहा है, गंगा जल अमृत की वर्षा कर रहा है, उन भावों के शुभ फलों को बढ़ा देता है। तो गुरु की जहां पर भी दृष्टि पड़ रही है, मतलब उस तो गुरु की जहां पर भी दृष्टि पड़ रही है उस घर के शुभ भावों को बढ़ा रहा है। जबकि शनि का क्या होता है कि जहां पर शनि बैठा है उस घर की तो वृद्धि करता है। धन भाव में बैठा है तो धन की वृद्धि करेगा, लगन भाव में बैठा है तो शरीर की वृद्धि करेगा, आयु भाव में बढ़ा है तो बैठा है तो आयु की वृद्धि करेगा। लेकिन जहां पर उसकी दृष्टियां जाएंगी वहां पर वो अपना दुष्प्रभाव, अशुभ प्रभाव छोड़ेगा, उन ग्रहों की अशुभता को बढ़ाएगा और शुभता को कम करेगा। तो ये दृष्टियां होती हैं। तो जब भी किसी ग्रह की, अगर कोई ग्रह अच्छा है, शुभ है, और उसकी दृष्टियां पड़ रही हैं दूसरे घरों में तो अच्छा है। कोई ग्रह अशुभ है, उसकी दृष्टियां पड़ रही हैं तो वो आपको मैलेफिक रिजल्ट देगा। तो ये होती हैं दृष्टियां। अब हम आपको बताते हैं दृष्टियों से आगे। राहु केतु की भी दृष्टियां कई लोग लेते हैं, लेकिन राहु केतु की दृष्टि सिर्फ 7th ही लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर हम दृष्टियों में जाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन होगा, उस चीज को हम छोड़ देते हैं अभी। अब जैसे कोई भी हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें कोई भी जिस समय किसी जातक का जन्म हुआ है उस समय पर अगर कोई भी पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदय हो रही है वही उसका लग्न बन जाता है। तो अगर किसी का यहाँ पर 6th लिखा हुआ है, मतलब उसकी जब जन्म हो रहा था तो कन्या राशि उदित हो रही थी, तो कन्या राशि का उसका लग्न हो गया। तो यहाँ से जब हम काउंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, तो राशियां ऐसे काउंट करते हैं।
और ग्रह भी ऐसे ही चलते हैं। अगर सूर्य यहां पर बैठा है तो जब सूर्य अगली राशि में चलेगा तो सूर्य 1 महीने बाद इस वाली राशि में आ जाएगा। सूर्य 1 महीने एक राशि को तय करने में 1 महीना लगाता है। तो आज अगर सूर्य यहां पर है तो 1 महीने बाद सूर्य तुला में होगा। आज जैसे मैं बात करूं तो अभी सूर्य तुला राशि में है आज की डेट में। अगर सूर्य यहां पर है आज तो 1 महीने बाद सूर्य वृश्चिक में होगा, फिर उसके 1 महीने बाद नवमी राशि में धनु में होगा, फिर यहां पर मकर में होगा, फिर कुंभ में, फिर मीन में, ऐसे करते हुए अगले साल इसी समय पर फिर तुला राशि में आ जाएगा। लेकिन तुला राशि हर 2 घंटे में आगे जाती जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर 6 है तो आने वाले टाइम में यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 चला जाएगा, फिर यहाँ पे। तो राशियां हर 2 घंटे में बदलती रहती हैं। तो ये तो हो गया सूर्य का या जो भी ग्रह है चल रहा है वो। लेकिन आपने सुना होगा कि वक्री ग्रह, वक्री, तो वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टी दिशा में चलना। एक्चुअल में ग्रह नहीं चलता है उल्टी दिशा की तरफ, लेकिन पृथ्वी से देखने पे हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य वापस चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी जब घूमती है तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रह सही दिशा में घूम रहा है, लेकिन जब पृथ्वी अपने अंडाकार शेप में घूमती है तो कई बार हमें लगता है कि ग्रह वापस जा रहा है। उसी को वक्री बोलते हैं। तो जब भी जो ग्रह वक्री होता है तो वो बैक में चलता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि कोई भी ग्रह है वो ऐसे चलेगा इस तरीके से, लेकिन राहु और केतु ऐसे चलते हैं। तो अगर आज राहु यहां पर है तो 18 महीने बाद राहु इस राशि में आएगा। इस राशि में ना आके 18 महीने बाद राहु यहां पर आ जाएगा, उसके 18 महीने बाद यहां पर आ जाएगा। तो राहु हमेशा वक्री चलता है, राहु और केतु, जबकि बाकी सारे ग्रह सीधे चलते हैं। लेकिन कभी कभी बाकी ग्रह भी वक्री हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा सिर्फ वक्री नहीं होते हैं, बाकी सारे ग्रह वक्री हो सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये 2 ग्रह कभी भी वक्री नहीं होते, बाकी सारे ग्रह वक्री हो सकते हैं। राहु और केतु ये हमेशा वक्री होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। मंगल, बुध, गुरु और शुक्र और शनि 5 ग्रह ये वक्री हो सकते हैं। वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि जातक का जन्म कब हुआ है। उस समय पर अगर कोई ग्रह वक्री है तो वो हमारी जन्म कुंडली में वक्री आ जाता है। तो जब भी जो ग्रह वक्री होता है तो उल्टी दिशा में चल रहा होता है उस समय, तब हमें लगता है कि ये वक्री है। और वक्री ग्रह कैसे चलेंगे? ऐसे क्लॉकवाइज, और जो सही ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होता है? वक्री ग्रह का प्रभाव ये होता है कि वो जिस घर में बैठा हुआ है, जैसे अगर शनि वक्री है और 11th हाउस में बैठा हुआ है हमारी जन्म कुंडली में, तो वो 11th हाउस के तो रिजल्ट देगा ही देगा, प्लस में उसका प्रभाव 10th हाउस पर भी होगा, तो वो 10th हाउस के भी प्रभाव देगा हमारी जन्म कुंडली में, हमारे जीवन पर। तो अगर कोई शुभ ग्रह वक्री है तो वो हमारे लिए अच्छा है कि उसकी शुभता 2 घरों में बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई अशुभ ग्रह, मैलिफिक प्लैनेट वक्री है तो वो हमारे लिए और परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव 2 घरों में हो जाएगा। जहां हमें एक घर में उससे परेशानी हो रही थी, अब वो हमें 2 घरों में परेशानी देगा। तो शुभ ग्रह वक्री होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, अशुभ ग्रह वक्री होगा तो हमारे लिए परेशानी पैदा करेगा। तो ये वक्री ग्रह की बात हो गई कि वक्री ग्रह एक घर पीछे चलता है वापस, और जो सही दिशा में चल रहे होते हैं वो ऐसे चलते हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री होंगे। जब भी आप किसी की जन्म कुंडली उठा के देखेंगे तो उसमें राहु केतु हमेशा वक्री दिखाई दिए होंगे। और बाकी आपको कभी वक्री दिख सकते हैं, कभी नहीं, वो उस समय की स्थिति पे है जब किसी जातक का जन्म होता है। तो ये हो गए हमारे वक्री ग्रह और नॉर्मल ग्रह। अब आ गई हमारी बात कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी इन 5 से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो भगवान का निर्माण कैसे हुआ है? भूमि, अग्नि, पृथ्वी,
पृथ्वी तो आ गया, भूमि, आकाश, वायु, नीर। तो ये 5 तत्व होते हैं जिससे पूरा वायुमंडल, ब्रह्मांड, मनुष्य, सब में ये 5 तत्व होते ही होते हैं। तो भूमि का भ, आकाश को बोल सकते हैं हम गगन, भग, वायु का वह, अग्नि, अग्नि का ए, और नीर का न। तो भगवान, भगवान भी हमने इन 5 तत्वों को माना है कि वही भगवान है। जो इन 5 तत्वों से बना है वही भगवान है। 5 तत्वों से ही ब्रह्मांड बना हुआ है और 5 तत्वों से ही मनुष्य या किसी भी प्राणी का शरीर बना हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर भी हम ऐसा मानते हैं कि भगवान का ही अंश है हमारे अंदर। हम